फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज फिर से हम एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी और मॉडल स्टोरी आपके सामने लेकर के आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से आपको कुछ ग्रामर के रूल्स, वोकेबलरी और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बेस्ड है गोल्ड कॉइन्स एंड सेल्फिश मैन के ऊपर, जिसका नाम सेम है। गोल्ड कॉइन्स का मतलब होता है सोने के सिक्के, एंड ए सेल्फिश मैन का मतलब होता है एक लालची व्यक्ति। सेल्फिश का मतलब भी होता है, सेल्फिश यानी स्वार्थी भी कह सकते हो, मतलब भी व्यक्ति कह सकते हो, तो वो लालची भी कह सकते हो। लालची का मतलब होता है ग्रीडी, लेकिन यहाँ पर सेल्फिश मैन है। किस तरह से सेल्फिशनेस की उसने, इस पूरी स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में हमारा यहाँ पर है, सेम वाज ए ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। ही ऑलवेज डिजायर्ड टू हैव lots of money and never hesitate to cheat others to make money. Also, he never wished to share anything with others. He paid very low wages to his servant. मतलब क्या हुआ कि सेम वाज ए ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन। सेम एक लालची और मतलबी इंसान था। ही ऑलवेज डिजायर्ड टू हैव lots ऑफ मनी एंड नेवर हेजिटेड टू चीट अदर्स टू मेक मनी। ही ऑलवेज डिजायर्ड, उसकी हमेशा इच्छा होती थी, टू हैव, कि उसके पास हो, lots ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा, एंड नेवर हेजिटेड टू चीट अदर्स, और वो कभी भी संकोच नहीं करता था दूसरों को लूटने में या ठगने में, टू मेक मनी अपना पैसा बनाने के लिए। आल्सो ही नेवर विज्ड टू शेयर एनीथिंग विथ अदर्स, और कभी भी वह, उसकी इच्छा नहीं होती थी कि वह शेयर करे उस पैसे को किसी दूसरे के साथ। ही पेड वेरी लो वेजेस टू हिज सर्वेंट्स, और वह अपने नौकरों को भी बहुत ही कम मजदूरी देता था। अब इस पैराग्राफ में आने वाली ग्रामर को हम समझ लेते हैं। सेम वाज ग्रीडी एंड सेल्फिश मैन, यहाँ पर वाज जो है एक पास्ट का सेंटेंस है। अग्रीडी, ग्रीडी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, सेल्फिश भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एंड यहाँ पर एक कंजक्शन है। कंजक्शन के आसपास दोनों सेम चीज़ होती है। जैसे ग्रीडी एक एडजेक्टिव है तो सेल्फिश भी एडजेक्टिव है। मैन यहाँ पर एक नाउन है, ही एक प्रोनाउन है जो हमें उस सेम के बारे में बता रहा है। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। डिजायर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है इच्छा। टू हैव मतलब एक पोजीशन बताता है। हैव का मतलब होता है अधिकार बताना, इसके लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। मनी यानी पैसा। हेजिटेट टू चीज अदर्स टू मेक मनी। आल्सो ही नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। विज्ड क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है इच्छा। शेयर का मतलब बांटना। एनीथिंग मैंने कुछ भी नहीं, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, विथ अदर्स ने साथ में। ही पेड वेरी लो वेजेस टू सर्वेंट्स, यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है। खास ऊपर ही था कि जब भी हम इस पैराग्राफ में सबसे फर्स्ट है, इसमें यह था कि जब भी हम किसी स्टोरी को डिस्कस करते हैं तो वो हमेशा पास्ट में होती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। वन डे ही लर्नड ए लेसन दैट चेंज्ड हिज लाइफ फॉरएवर। हालांकि उसने एक दिन एक ऐसा लेसन सीखा जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, सारी ज़िंदगी बदल दी। और फॉरएवर का मतलब हमेशा के लिए। वन डे मतलब एक, ही लर्नड मतलब उसने सीखा, अ लेसन एक पाठ, दैट ने जो आया है इस लेसन के लिए, चेंज्ड जिसने बदल दी, हिज लाइफ, हिज ने उसकी मतलब उसकी किसकी, हिज आया है उस सेम के लिए, लाइफ फॉरएवर ने हमेशा के लिए। इट सो हैपेंड दैट वन डे a small bag that belonged to Sam was missing. The bag had 15 gold coins in it. Sam searched high and low for the bags but could not find it. Sam's friend and neighbors to also joined in search, but all their efforts were in vain. मतलब क्या हुआ, इसका पूरे पैराग्राफ का पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में ग्रामर समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इट सो हैपेंड, एक ऐसा हुआ, इट सो हैपेंड ऐसा हुआ, दैट वन डे एक दिन, अ स्मॉल बैग एक छोटा सा बैग, दैट ने जो, बिलोंग्ड ने संबंधित था, टू सेम सेम से, वाज मिसिंग मतलब खो गया। एक दिन क्या हुआ कि एक छोटा सा बैग जो सेम से संबंधित था वो खो गया कहीं।
द बैग हैड 15 गोल्ड कॉइन्स इन इट। उसके अंदर 50 सोने के कॉइन्स थे। सेम सर्च्ड हाई एंड लो। सेम ने सर्च किया, ढूंढा, उसने जितनी कोशिश की कर सकता था उसने की, फॉर द बैग, उस बैग को ढूंढने के लिए, बट लेकिन कुड नॉट फाइंड इट, वो उसे ढूंढ न पाया। सेम्स फ्रेंड, सेम्स के जो दोस्त थे, एंड नेबर्स, और जो पड़ोसी थे, आल्सो ज्वाइन, वो भी शामिल हो गए उस बैग को ढूंढने में, इन सर्च, उस सर्च में, उस बैग को ढूंढने के लिए। बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वैन, लेकिन उसके सारे प्रयास खत्म हो गए, उन्हें बैग मिलने में सफलता हासिल नहीं हुई। अब इस पैराग्राफ के अंदर आने वाली कुछ ग्रामर्स को समझ लेते हैं। इट सो हैपन, हैपन का मतलब होता है घटित होना, दैट, कि वन डे, एक दिन, अ स्मॉल बैग, एक छोटा सा बैग, दैट ने, जो, ये जो आया है स्मॉल बैग के लिए। स्मॉल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, बैग यहाँ पर एक नाउन है। बिलोंग्ड का मतलब होता है संबंधित होना, टू सेम, सेम वाज मिसिंग, जो सेम मिस कर रहा था या उसने खो दिया था। द बैग, अब देखिए यहाँ पर ए बैग आया है, लेकिन यहाँ पर द बैग आया है। इसके बारे में हम पहले वाले सेशंस में चर्चा कर चुके हैं कि एक ही पैराग्राफ के अंदर या एक ही सेंटेंस के अंदर जब कोई नाउन रिपीट होता है तो अगली बार उसके साथ हम द लगाते हैं। बैग हेड 15 गोल्ड कोइंस, उसके अंदर 50 गोल्ड कोइन थे। अब यहाँ पर देखिए कि जब हेड हम अधिकार के लिए बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकार हेड, मतलब वो बैग खो चुका था, उसके अंदर 50 गोल्ड कोइंस थे, तो बैग के पास थे, तो बैग हेड, मतलब थे, पास्ट की बात होगी इसलिए हेड लगाया। अगर प्रेजेंट की बात होती तो हेज लगाते। मतलब अभी वो बैग खो चुका है, मतलब पास्ट की इवेंट हो चुकी है, और पास्ट की जब इवेंट होती है तो हम उसके साथ हेड लगाते हैं। मतलब उस बैग के अंदर थे 15 गोल्ड कोइंस इन इट। इट, अब यहाँ पर देखिए इट आया है उस बैग के लिए, इट जो है ये बैग के लिए आया है, तो बैग का प्रोनाउन हो गया इट। सेम सर्च्ड, सेम ने सोचा, हाई एंड लो, फॉर द बैग, उस बैग के लिए बहुत, बट यहाँ पर एक कंजक्शन का काम कर रहा है, लेकिन कुड नॉट फाइंड इट। कुड आता है कैन का पास फॉर्म में, कुड मतलब सके, सका सकी का सेंस इसमें लगता है, तो बट कुड नॉट फाइंड, उसे ढूंढ नहीं सके, इट ने उसे, इट फिर से आया है उस बैग के लिए। सेम्स, अब सेम्स के बाद ये अपोस्ट्रोफी एज लगा हुआ है, इसका मतलब होता है का। सेम्स के फ्रेंड्स, सेम के दोस्तों ने, एंड नेबर्स ने, अब ये दोनों सेम चीज़ें देखिए, एंड से जो भी, एंड के आसपास दोनों चीज़ें सेम होती है, नेबर्स और फ्रेंड्स दोनों सब्जेक्ट्स हैं। आल्सो जो उन दोनों ने मिलकर के ढूंढने की कोशिश करी, इन द सर्च, बट लेकिन ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वैन, लेकिन सारे जो उनके प्रयास थे वो सब खत्म हो गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के बाद, after a couple of days, the 10-year-old daughter of a man working for the same found the bag. She told her father about it. Her father identified the bag as the one that was missing and immediately decided to take it to his master. चलिए समझते हैं क्या हुआ। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज का मतलब होता है कुछ दिनों के बाद। द 10-year-old daughters of a man working for same found the bag. ए 10-year-old daughter, एक 10 साल की, ओल्ड ने पुरानी है, मतलब 10 साल, ओल्डर ने मतलब होता है उम्र बताने के लिए, तो द 10-year-old डॉटर, एक 10 साल की पुत्री, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, एक आदमी की, वर्किंग यानी काम कर रही है, फॉर सेम मतलब काम कर रही थी, किसके लिए, सेम के लिए। फाउंड द बैग, जिसने उस बैग को पाया, उस बैग को देखा। सी टोल्ड हर फादर अबाउट इट, उसने अपने पापा को इस बारे में बताया। हर फादर आइडेंटिफाइड द बैग एज द वन दैट वाज मिसिंग, उसके पिता ने उस बैग को पहचान लिया। आइडेंटिफाइड द बैग, उस बैग को पहचान लिया, दैट वाज मिसिंग, ये तो गुमा हुआ बैग है और सेम का है। एंड इमीडिएटली डिसाइडेड, और उसने तुरंत निर्णय लिया, टू टेक इट सो हिज मास्टर, कि वह उस बैग को अपने उसके मास्टर के पास दे देगा। इस पैराग्राफ में आने वाली ग्रामर को समझ लेते हैं। आफ्टर ए कपल ऑफ डेज का मतलब होता है कुछ दिनों के बाद। द 10-year-old डॉटर, 10 साल की लड़की, ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की, वर्किंग ने काम कर रही थी, फॉर सेम, सेम के लिए, फाउंड ने पाया, द बैग, उस बैग को, द बैग के साथ फिर द लगा है। सी टोल्ड हर, हर मने उसने, हर ने उसने, सी टोल्ड हर फादर, अपने पापा से बोला। अबाउट का मतलब होता है बारे में, इट ने उसके, इट फिर से आया उस बैग के लिए, एक प्रोनाउन है। हर फादर, उसके पिता। आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचानना, द बैग को, उस बैग को उन्होंने पहचान लिया, एज द वन डेट वाज मिसिंग, ये वही बैग था जो गुमा हुआ था। एंड इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, तत्काल। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत या तत्काल। इमीडिएटली, डिसाइडेड ने निर्णय लिया, टू टेक इट टू हिज फास्टर। जब देखिए जहाँ पर एक इन्फिनिटिव है डिसाइड के बाद में, जब अगली कोई वर्ब आती है तो उसे हम
फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उसके साथ हम टू का यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं इन्फिनिटिव। इट जो आया है, इट वापस उसी बैग के लिए आया है, हिज मास्टर उसके मालिक को देने की का निर्णय लिया। ही गेव द बैग बैक टू हिज मास्टर सैम and asked him to check whether the bag had 15 gold coins. Sam was excellent to get the coins back, but he decided to play a trick. He shouted at his worker, "There were 75 gold coins in this bag, but you gave me only 50. Where are the other coins? You have stolen them." चलिए इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। He gave the bag to his master Sam. उसने वो बैग वापस अपने मास्टर उसके बैग के मास्टर को मतलब बैग के मालिक को सेम को दे दिया। एंड आस्क्ड और पूछा ही मैंने उससे टू चेक करने के लिए जांचने के लिए वेदर द बैग हैड 15 गोल्ड कोइंस, क्या उस बैग में 50 गोल्ड कोइन है ना। सेम वाज एक्सल्टेंट टू गेट द कोइंस बैक। सेम जो था वो एक्सल्टेंट हो गया मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया टू गेट ने प्राप्त करके द कोइंस बैक वापस उन सिक्कों को प्राप्त करके बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बट लेकिन ही डिसाइडेड टू प्ले ए ट्रिक, लेकिन उसने एक ट्रिक खेलने की सोची। क्या ट्रिक थी उसके अंदर दिमाग में एक चाल आ गई। ही साउटेड एट हिज वर्कर, वो अपने उस वर्कर मतलब अपने नौकर के ऊपर चिल्लाया। देयर वर 75 गोल्ड कोइंस इन दिस बैग, इस बैग में तो 75 गोल्ड सोने के सिक्के थे। 75 का मतलब 75 गोल्ड कोइंस थे, सोने के सिक्के थे। बट यू गेव मी ओनली 50, और तुम मुझे केवल 50 गोल्ड कोइंस दे रहे हो। वेयर आर द अदर कोइंस, दूसरे सिक्के कहाँ हैं, बाकी के बचे हुए सिक्के कहाँ हैं। यू हैव स्टोलन देम, क्या तुमने उन्हें चुरा लिया है। अब देखिए ही गेव सेकेंड फॉर्म है। द बैग, ऑलरेडी द बैग यहाँ पे लगेगा क्योंकि हम इस बैग के बारे में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। बैग ने फिर से टू हिज मास्टर ने मालिक सेम एंड आस्क्ड ने पूछना होता है। सेकेंड फॉर्म है वर्ब का। हिम यहाँ पर आया है उस सेम के लिए। चेक ने जांचना। द बैग फिर से द बैग हेड का मतलब अधिकार बताना। पास्ट की इवेंट है इसलिए हेड लगाया है। प्रेजेंट की होती तो हेज लगाते। 15 गोल्ड कोइंस। सेम वाज जब पास्ट का सेंटेंस इसलिए आया। एक्सल्टेंट का मतलब होता है खुश होना, नोट कर लीजिएगा। इन्फिनिटिव है, उसके बाद तुरंत एक और वर्ब आ गई है जिसे हमने टू से जोड़ा है। गोल्ड कोइन बैग्स, बट यहाँ पर एक कंजक्शन है, इसका मतलब होता है लेकिन। डिसाइडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में निर्णय लिया, यहाँ पे फिर से इंडिफिनिटिव बन रहा है। अ ट्रिक एक चाल, यहाँ पे एक और मैंने एक डिटर्मिनर है ट्रिक करने, चाल एक नाउन है। ही मैंने वह साउट ट्रिक, ही मैंने वह साउटेड ने चिल्लाया एट हिज वर्कर, अपने नौकर पर। क्या चिल्लाया, जो बोला वो चिल्ला करके वो इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा गया है, वो बोला देर वर 75 गोल्ड कॉइन्स। ये पूरा स्टेटमेंट मैंने अभी आपको समझाया है कि इसमें 75 गोल्ड कोइंस थे और तुम मुझे केवल 50 गोल्ड कोइंस दे रहे हो। क्या तुमने बाकी की गोल्ड कोइंस चुरा लिए हैं क्या, ये बोला। ये स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है क्योंकि यह उसके द्वारा कहा गया है। चलिए द वर्कर वॉज शॉक्ड हियर दिस एंड प्लेडेड हिज इनोसेंस। वो वर्कर जो था बिल्कुल चौंक गया ये सुनकर के। एंड प्लीडेड, और उसने प्रार्थना की हिज इनोसेंस, कि वह निर्दोष है। सेल्फिश एंड ग्रीडी, मतलबी और लालची। सेम डिड नॉट एक्सेप्ट द वर्कर्स स्टोरी, उसने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की उस नौकर की कहानी को, स्वीकार नहीं किया। एंड डिसाइडेड टू टेक द इश्यू टू कोर्ट, और उसने निर्णय लिया कि वह इस मामले को, इस इश्यू को कोर्ट में ले जाएंगे। अब यहाँ पर आने वाली कुछ वर्ब्स को समझ लेते हैं। द वर्कर वाज सोक्ड मतलब यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है। वाव्स के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आ गया तो मतलब यहाँ पर एक पैसिव स्ट्रक्चर बन रहा है। वर्कर बिल्कुल चौंक गया था, टू हियर सुन करके। दिस ने यह मतलब वह बात। एंड प्लीडिड, और उसने प्रार्थना की अपने निर्दोष होने की। सेल्फिश यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। एंड यहाँ पर कंजक्शन है। ग्रीडी भी यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। डिड नॉट एक्सेप्ट, सेम डिड नॉट एक्सेप्ट पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, उसने स्वीकार नहीं किया। एक्सेप्ट यहाँ पर वर्ब की फॉर्म है। जब भी हम डिड नॉट के साथ कोई भी वर्ब लिखते हैं तो वो फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाती है। द वर्कर्स स्टोरी, उसकी कहानी पर। वर्कर के साथ अपोस्ट्रोफी एज है, उसका मतलब होता है का, वर्कर का। एंड डिसाइडेड टू टेक द इश्यू, और उसने निर्णय लिया टू टेक ले जाने का, इश्यू ने मामले को, टू कोर्ट में। द जज हियर्ड बोथ द साइड्स, द जज ने दोनों साइडों को सुना।
दोनों की बातों को सुना। ही क्वेश्चन, और उसने प्रश्न किया, द डॉटर, उस लड़की से, एंड द वर्कर, और उस नौकर से, काम करने वाले से, अबाउट द नंबर ऑफ कोइंस, कि कितने कोइंस थे, संख्या बताओ। दे हैड फाउंड, जो तुम्हें, दे हैड फाउंड, जो तुम्हें मिला था, इन द बैग, बैग के अंदर कितने कोइन थी जो तुम्हें मिला था। एंड दे एश्योर्ड, और उन्होंने आश्वासन दिया, इट वाज ओनली 15, कि ये केवल 50 थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग को हम समझ लेते हैं। जज का मतलब न्यायाधीश, हियर्ड ने सुनना, बोथ ने दोनों की साइड्स ने दोनों की साइड को सुनना, मतलब दोनों मामले को सुनना। क्वेश्चन ने प्रश्न पूछना, डॉटर ने पुत्री, वर्कर ने काम करने वाला, अबाउट ने बारे में, नंबर ऑफ ने कितनी संख्या में, दे हेड उनके पास थे, फाउंड जो उन्हें मिले थे, इन द बैग, बैग के अंदर कितने सिक्के उन्हें मिले थे, एंड दे एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब आश्वासन देना, इट वाज ओनली 15, सुनिश्चित करना, आश्वासन देना कि वो केवल 50 थे। क्रॉस एग्जामिन द सेम, और यही क्रॉस एग्जामिन सेम, और यही प्रश्न उन्होंने सेम से भी पूछे। एंड सेम रिप्लाइड, और सेम ने उत्तर दिया। जब इसने रिप्लाइड दिया, वो इन्वर्टेड कामा के भीतर दिया, जो यहाँ पे लिखा गया है। यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे मालिक, आई हैड 75 गोल्ड कोइंस, मेरे पास 75 गोल्ड कोइंस थे, इन माई बैग, मेरे बैग के अंदर। एंड दे गेव मी, और उन्होंने मुझे दिए, ओनली 50, केवल 50। हैंस, हैंस का मतलब होता है अतः। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्वाइट का मतलब बिल्कुल, ऑब्वियस माने स्पष्ट। क्वाइट यानी बिल्कुल, ऑब्वियस माने स्पष्ट। ये कैसा है? स्पष्ट है। ऑब्वियस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। ओयो सेंडिंग वर्ड भी एडजेक्टिव होते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि दे हैव स्टोलन, उन्होंने चुरा लिए हैं, 25 कोइंस, 25 कुछ सिक्के। अब यहाँ पर देखिए, ये जो दे हैव स्टोलन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हैव के साथ क्रिया का थोड़ा फॉर्म जब आता है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है ऐसा काम हो चुका है, मतलब पास्ट की भी पास्ट को हम वहाँ पर बताते हैं। तो दे हैव स्टोलन, उन्होंने चुरा चुके, वे ले चुके हैं मेरे 25 कोइंस, 25 सिक्कों को। द जज देन आस्क्ड, जज ने फिर पूछा, इन्वाइटेड कामे के अंदर कहा गया है जज के द्वारा, आर यू श्योर, क्या तुम्हें विश्वास है, दैट यूर बैग हैड 75 कोइंस, कि तुम्हारे बैग के अंदर केवल 75 कोइंस थे, क्या तुम्हें पक्का है कि तुम्हारे बैग के अंदर 75 कोइंस थे। सेम नोडेड, नोडेड का मतलब गर्दन हिलाना, विगरसली मतलब जोर से, जल्दी से। हाँ सर, हाँ सर, उसने बहुत जल्दी जल्दी से सर हिला दिया कि हाँ मेरे पास 75 गोल्ड कोइंस ही थे। अब क्या हुआ देखते हैं। द जज देन मेड हिज जजमेंट, तब जज ने अपना निर्णय सुनाया। मेड ने सुनाना, मेड ने बनाना, हिज जजमेंट अपना निर्णय। जजमेंट का मतलब होता है निर्णय, ये नाउन है। जज देन मेड हिज जजमेंट, सिंस सेम लॉस्ट ए बैग ऑफ 75 गोल्ड कोइंस एंड द बैग फाउंड बाय द गर्ल हैड ओनली 15 कोइंस। मतलब तब से लेकर के अब तक सेम ने जो बैग खोया है वो 75 गोल्ड कोइंस का था, मतलब 75 गोल्ड कोइंस का बैग सेम ने खोया है। एंड द बैग फाउंड बाय द गर्ल, और जो बैग उस गर्ल को मिला है, हैड ओनली 15 कोइंस, उसके अंदर केवल 15 कोइंस हैं गोल्ड के। इट इज ऑब्वियस, और ये बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द बैग दैट वाज फाउंड डज नॉट बिलोंग टू, मतलब इट इज ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दैट द बैग, जो बैग दैट वाज फाउंड, जो पाया गया है, डज नॉट बिलोंग टू द सेम, वो सेम से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट वाज लॉस्ट बाय समवन एल्स, वो किसी और का बैग है। जो 50 कोइंस वाला जो बैग था ना, 50 सिक्कों से भरा हुआ जो बैग था, वो किसी और का बैग है। क्योंकि यह बात खुद सेम बोल रहा है कि उसका जो बैग था वो 75 गोल्ड कोइंस का था, और जो लड़की को मिला है वो 15 गोल्ड कोइंस का बैग मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सेम का बैग नहीं है, वो किसी और का है। इफ़ एनी वन फाइंड्स ए बैग ऑफ 75 गोल्ड कोइंस, यदि कोई और पाएगा, किसी और को मिलेगा 75 गोल्ड कोइन से भरा हुआ बैग, वो सेम का होगा। देन आई विल डिक्लेयर दैट इट बिलोंग्स टू सेम, और मैं घोषणा करता हूँ कि वह सेम का होगा। एज देयर आर नो कंप्लेंट्स, अब यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होना चाहिए अबाउट लॉस ऑफ 15 कोइंस, कि 15 कोइन से रिलेटेड को सिक्का घुमा है, क्योंकि अब तो वो मिल चुका है। अब यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट नहीं है अबाउट द लॉस ऑफ 15 कोइंस, कि 50 कोइंस घूम गए हैं, वो किसके थे, वो तो मिल चुके हैं। आई ऑर्डर द गर्ल, मैं उस गर्ल आदेश देता हूँ लड़की को, एंड हिज फादर, और उसके पिता को, टू टेक दोज 15 कोइंस, कि वे अपना 50 कोइंस का जो बैग है सोने के सिक्कों का, वो ले जाए, एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ताकि एक टोकन के रूप में या एक प्रशंसा के रूप में, फॉर देयर ऑनेस्टी, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टी दिखाई।
तो यहाँ पर इस कहानी से सीखने को मिलता है कि ऑनेस्टी विल ऑलवेज बी रिवार्डेड एंड ग्रीडी पनिश्ड। ऑनेस्टी हमेशा सम्मान पाती है और जो ग्रीड होती है, जो लालच होता है, उससे हमेशा सज़ा मिलती है। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये हमारी छोटी सी मोरल स्टोरी समझ में आई होगी और यहाँ से आपने काफ़ी कुछ वोकैब के और ग्रामर के नियमों को सीखा होगा, वोकैब सीखी होगी और ग्रामर के रूल्स को सीखा होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।